ठीक है, तो हम लोग क्रोजन देख लेते हैं, आखिरी टॉपिक क्रोजन। क्रोजन इज द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स विथ ऑक्साइड्स आर अदर सॉल्ट ऑफ द मेटल। क्रोजन ऑफ आयरन की एग्जांपल था क्रोजन ऑफ आयरन। कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आयरन का ही क्रोजन होता है, क्रोजन किसी भी मेटल का हो सकता है। कुछ फ़ायदेमंद होते हैं और कुछ नुकसानदायक होते हैं। जैसे फेरस है तो ये तो ईटिंग अवे हो जाता है, मतलब टूट टूट के निकल जाता है बाहर, और क्या होता है मेटल हमारा बर्बाद हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे मेटल होते हैं जिन पे कोटिंग होना, यानी कि ऑक्सीजन की एक लेयर चढ़ जाना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। जैसे कि एल्यूमिनियम है आपका, उसके ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है जिसके बाद वो इनर्ट हो जाता है, किसी और चीज़ का उस पर फ़र्क नहीं पड़ता फिर। ठीक है, तो वो कुछ फ़ायदेमंद भी होता है और कुछ नुकसानदायक भी होता है। ठीक है, तो क्रोजन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये प्रोसेस या मैकेनिज्म इसका क्या है, आखिर में क्या होता है, हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे समझेंगे। ठीक है, तो वेट आर इलेक्ट्रिकल थ्योरी ऑफ क्रोजन, इसे वेट आर इलेक्ट्रिकल थ्योरी ऑफ क्रोजन बोला जाता है कि कैसे क्रोजन होता क्या है। तो व्हेन कंडक्टिंग लिक्विड इज प्रेजेंट, अच्छा वजह क्या क्यों होता है। व्हेन कंडक्टिंग लिक्विड इज प्रेजेंट इन द सिस्टम, करंट फ्लो थ्रू लिक्विड, लिक्विड के अंदर से करंट फ्लो भी कर सके। ठीक है, ओनली क्रोजन ऑफ एनोड टेक्स प्लेस। इसका क्या मतलब है, इसमें कैथोड का कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इसका एनोड का ही नुकसान होता है, या एनोड का ही क्या होता है, क्रोजन होता है। ये कैसे होता है, दो तरीके के अभी देखेंगे आगे। वेट आर इलेक्ट्रिकल थ्योरी ऑफ क्रोजन है, ये ध्यान रखना कि हम लोग कैसे इसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के उससे डिफाइन करेंगे क्रोजन क्या होता है। तो एनोड पे क्या होता है, एक मेटल होता है, मेटल जो ऑक्साइड क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा होता है उसका। ठीक है, मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे यही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो एनोड पे रिलीज हुए हैं वो क्या होते हैं, कंज्यूम हो रहे होते हैं कैथोड पे। और करंट क्या होता है, करंट फ्लो करता है फ्रॉम कैथोड टू एनोड। क्लियर हो गई बात, करंट फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड। प्रोसेसिंग क्या है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रोजन अकर्स इन नेचर। पहला जो है वो ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन, और दूसरा क्या है आपका हाइड्रोजन इवोल्यूशन टाइप। यानी कि दो तरीके के ये हो सकते हैं। पहला होता है जिसमें ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो रहा होता है, जैसे आयरन का रस्टिंग ऑफ आयरन इन ओपन एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो वो क्या होता है, ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन हो रहा होता है। दूसरे तरीके का जो क्रोजन होता है वो होता है हाइड्रोजन इवोल्यूशन टाइप, मतलब एक ऐसा क्रोजन होता है जिसमें हाइड्रोजन गैस क्या होती है, इवॉल्व हो रही होती है। तो ये दो तरीके के वेट, मतलब दो तरीके के क्रोजन हो सकते हैं। अब पहले तरीके का अगर देखा जाए ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन, इसमें आपको देख लो फिगर अच्छे से बना हुआ है। फेरस, ये एक आयरन का हमने दिया है, आयरन का क्रोजन किया गया है। ठीक है, तो ये पीस है आयरन का, आयरन पीस। यहाँ पे देखो एक वाटर ड्रॉपलेट है, ये वाटर ड्रॉपलेट जो इसके ऊपर आ गया है। ठीक है, यहाँ पे नीचे जो पोर्शन होता है यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, जहाँ पे भी ये आपका वाटर ड्रॉप होगा उसके ऊपर मेटल सरफेस के ऊपर, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, या थोड़ा सा गड्ढा होगा, कहीं थोड़ा सा होल होगा, उसी में वाटर आपका रुकेगा भी नहीं, तो वो स्केप कर जाएगा। ठीक है, स्केप क्यों कर जाएगा, हीट होकर उड़ जाएगा। और जब इसमें ज़्यादा स्टोर हो जाएगा, ज़्यादा क्वांटिटी में, थोड़ा सा गड्ढा टाइप का जो होगा तो वो ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, तो इतना जल्दी वो उड़ेगा नहीं, और क्या होगा, रिडॉक्स रिएक्शन शुरू हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। इसलिए थोड़े समय तक या काफ़ी कुछ दिनों तक यहाँ पे वाटर रहना ही चाहिए। अगर जल्दी से स्केप कर गया तो फिर वो रिडॉक्स नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत ही स्लो रिएक्शन होता है। तो ये रहा आपका वाटर ड्रॉप। ठीक है, ये आपका मेटल सरफेस, और इसके यहाँ पे मैंने एक थोड़ा सा कैविटी दिखा दिया है, जहाँ पे क्या किया मैंने, वाटर ड्रॉप को डाल दिया। ध्यान दो कि यहाँ पे जहाँ पे ऑक्सीजन कम होता है, यहाँ पे पोर्शन, यहाँ पे कहीं ऑक्सीजन होगा नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन इसके अंदर यहाँ आ नहीं सकता, इस जगह ही नहीं है। तो यहाँ पे ये एनोड का काम करेगा। ये छोटा सा एरिया अंडर दिस बबल वो क्या होगा, एनोड की तरह काम करेगा। तो एनोड की तरह काम करेगा ये स्मॉल एरिया, और बाकी जो पोर्शन बच गया, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक या यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो भी पोर्शन बच गया इसका, वो हमेशा क्या करेगा, कैथोड की तरह काम करने वाला है। लेकिन जहाँ पे वाटर पार्टिकल है उसके जस्ट नीचे आपका क्या काम करेगा, वो एनोड की तरह काम करेगा। क्लियर है बात। तो इसमें होता क्या है, देखो ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे ये O2 दिखाया, ये एटमॉस्फेयर एक्सपोज किया गया है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये सब। एनोड पे क्या होता है, यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ से फेरस के जो एटम है वो टूट के निकलते हैं और दो इलेक्ट्रॉन अपने यहाँ पे छोड़ देते हैं। ठीक है, इस मेटल सरफेस पे। तो यहाँ से वो टूट के निकलते हैं और कहाँ जाते हैं, इस वाटर में जाके मिक्स होते हैं, यानी कि Fe2+ बन के इसके अंदर जा रहे होते हैं वाटर ड्रॉप में। क्लियर होगी बात। और साथ में जो दो इलेक्ट्रॉन तो सोल्यूशन के अंदर जा नहीं सकते, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस सरफेस पे रहेंगे
और इस सरफेस पे ही क्या होगा, यहाँ पे ये पूरा सरफेस हमारा कैथोड की तरह काम जो करेगा ज़्यादा एरिया वाला, तो वहाँ पे वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ से, यहाँ से मूव करके इस तरफ जाएंगे, इस सरफेस की तरफ। ठीक है, तो ये एनोड पे समझ में आ गया होगा कि एनोड पे क्या होता है, Fe2+ बना और वो इस वाटर ड्रॉप के अंदर जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रोटेट करते हुए यहाँ से निकल के और इस कैथोड की तरफ जा रहे होते हैं। ये कैथोड इस तरफ, ये रहा पूरा कैथोड ही है, कहीं भी जा रहे होंगे। कैथोड पे क्या होगा, ऑक्सीजन जो है उसका रिडक्शन होगा। ऑक्सीजन क्या होगा, रिडक्शन होगा। ये 4 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है वाटर, यहाँ से वाटर, तो ऑक्सीजन जो यहाँ पे है वो जैसे ही यहाँ कॉर्नर पे पहुँचा, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन इधर से आया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल गया उसे, यहीं जस्ट बगल में क्या मिल गया, इसे वाटर मिल गया। तो वाटर जैसे ही मिला इसे, जैसे ही वाटर मिला तो वो क्या कर गया, रिड्यूस हो गया। और वाटर की प्रेजेंस में 4 इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्सीजन जो है वो आपका हाइड्रोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो गया, 4OH माइनस आयन, और कहाँ चला गया, सोल्यूशन के अंदर चला गया। समझ में आई बात। यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए, यहाँ पे ऑक्सीजन को मिले, ऑक्सीजन ने क्या किया, वाटर यहाँ से खींच के जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो गया, यानी कि रिडक्शन हो गया। ऑक्सीजन 0 से कहाँ पहुँच गया, -2 स्टेट में पहुँच गया। यहाँ पे देखो रिडक्शन हुआ, और फिर OH माइनस आयन जो बने वो कहाँ गए, इस वाटर ड्रॉपलेट के अंदर पहुँच गए, और Fe2+ से वो क्या होंगे, कंबाइंड होके ब्राउन प्रेसिपिटेट, FeOH का होल ट्वाइस ब्राउन प्रेसिपिटेट बन के नीचे सेटल डाउन होने लगेंगे। और इस तरह से पहले यहाँ सेटल डाउन होगा, फिर ये वो पोर्शन बढ़ता जाएगा इस तरह से, और यहाँ और गड्ढा बड़ा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे Fe2+ के जो एटम थे वो कहाँ हो गए, निकल के ऊपर चले गए, और फिर ऊपर से क्या होगा, वो ब्राउन प्रेसिपिटेट के रूप में वहाँ पे डिपॉजिट होंगे। बात क्लियर है। और क्योंकि इन सब में क्रैक्स होता है, जो ये बहुत ही वीक होते हैं, जो यहाँ पे ब्राउन प्रेसिपिटेट बनेगा वो ब्रटल होता है नेचर, मतलब भंगुर होता है और टूट जाता है, जिसमें ढेर सारे क्रैक्स होते हैं, जिसमें क्या होता है कि वाटर ड्रॉपलेट फिर अंदर जाएगा और फिर से क्या होगा, फिर से वो रस्टिंग चलता रहेगा वहाँ पे प्रोसेस। क्या बात समझ में आया। तो ये एक तरीका था आपका, ये आपका रस्ट है FeOH का होल ट्वाइस, ये थोड़ा सा हीट एनर्जी पाता है तो ये ब्रेक हो जाएगा, Fe2O3 में ब्रेक हो जाता है, और साथ में ये हाइड्रेटेड हो जाता है, वाटर और आता है तो वाटर को भी इसके साथ क्या कर लेता है, ऐड कर लेता है। तो ये हमारा रहा वो रस्ट का फार्मूला Fe2O3.XH2O, लेकिन वो प्रेसिपिटेट किस में बना था, FeOH का होल ट्वाइस ये ब्राउन प्रेसिपिटेट बनाया था। क्लियर हो गई बात। आप समझ गए होंगे कि ये एनोड का काम करता है, जो थोड़ा सा एरिया है जहाँ पे वाटर ड्रॉप पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ से Fe2+ गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए, ऑक्सीजन को मिले, ऑक्सीजन ने वाटर को एब्जॉर्ब किया और क्या बनाया, OH माइनस आयन बनाया। तो ये था हमारा ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन। ठीक है, हो रहा है क्रोजन, हो रहा है कैसे, ऑक्सीजन के एब्जॉर्प्शन से। अच्छा, दूसरे तरीके का जो होता है वो है हाइड्रोजन इवोल्यूशन टाइप। हाइड्रोजन इवोल्यूशन टाइप का जो देखेंगे तो ये कुछ पहले देखते हैं होता कहाँ है। ये होता है ऐसी जगह पे, जैसे मान लो 2 पाइप है, ये आपका पाइप है एक, जिसमें से वाटर या एसिडिक वाटर जो है फ्लो कर रहा है। ठीक है, या कोई सोल्यूशन ही है इसके अंदर से फ्लो कराया जा रहा है। अब यहाँ पे देखो ये ब्लैक कलर से मैंने दिखा रखा है, ये मान लेते हैं कि आयरन का पीस था और इसके बस यहाँ पे क्या किया गया, कपलिंग किया गया है एक कॉपर के पीस का। तो यहाँ पे जहाँ जंक्शन बना आयरन का और कॉपर का, जो जंक्शन हुआ यहाँ पे, क्योंकि इनके दोनों में इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है इन दोनों के, और यहाँ पे क्या होगा, रस्टिंग शुरू हो जाएगा इस वाले पॉइंट पे, यहाँ पे जो सरफेस है कॉन्टैक्ट पॉइंट पे। ठीक है, तो ये हमेशा ही तब होता है जब एसिडिक मीडियम हो। ध्यान दो कि इसमें एसिडिक मीडियम होना चाहिए, जो अंदर कोई भी चीज़ फ्लो कर रहा है फ्लूइड आपका, वो एसिडिक होना चाहिए। दैट मीन्स H+ आयन उसमें प्रेजेंस हो। क्लियर हो गई बात। तो अगर H+ आयन प्रेजेंस होगा तो क्या होगा, देखो मैंने यहाँ फिर से इसी फिगर को बनाया है। अब ये रहा हमारा पाइप, ये मैंने कॉन्टैक्ट एरिया दिखा दिया यहाँ पे, देखो ये कॉन्टैक्ट एरिया मान लिया मैंने, और यहाँ पे जो अंदर से फ्लो कर रहा था वो आपका H+ है। H+ मतलब बहुत ही डाइल्यूट एसिड है कोई, या वाटर ही है, बहुत ही थोड़ा एसिडिक है, बारिश का पानी हो सकता है वो। ठीक है, एसिडिक है, तो H+ होगा यहाँ पे। ये रहा आपका कॉपर, और ये आपका फेरस का सरफेस है, ये वाला फेरस का। तो क्योंकि हमें पता है रिएक्टिविटी सीरीज में, और ये वाली रस्टिंग तभी हो पाएगी, वही वाले एटम शो करने वाले हैं जो रिएक्टिविटी में हाइड्रोजन से ऊपर प्लेस्ड किए गए हैं, क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव होने चाहिए। अगर ये ज़्यादा रिएक्टिव होंगे रिएक्टिविटी सीरीज में, वो एटम जो हाइड्रोजन के ऊपर रखे हुए हैं वही सिर्फ ऑक्सीडाइज हो सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन के प्रेजेंस में। ठीक है, और उनके रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन क्या होगा, रिड्यूस होगा। क्लियर रही बात। तो मान लेते ये आयरन तो ऊपर ही था, तो इस केस में क्या होगा, Fe2+ यहाँ से निकलेगा, Fe2+ यहाँ से टूट के निकलेगा और Fe2+ बनाएगा, मतलब फेरस टूट के निकलेगा और Fe2+ बनाएगा, और आयनाइज होके एक्वस यहाँ सोल्यूशन के अंदर जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन अपने क्या करेगा, वो रिलीज कर देगा यहाँ पे इस सरफेस पे। और वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ से फ्लो करते हुए कहाँ पहुँच जाएंगे, इस कैथोड पे पहुँचेंगे। दिस वर्क एज ए कैथोड, और ये हमेशा क्या करेगा, आपका एनोड की तरह काम करेगा।
तो यहाँ पे ये कैथोड की तरह काम कर रहा है आपका ये कॉपर वाला वायर, यानी कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से थे वो खींच लिए गए यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा इन दोनों में, तो वो खींच लिए जाएंगे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अब वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये H+ जो है यहाँ पे रिडक्शन करने वाले हैं कैथोड पे, यानी कि H+ जैसे इसके कॉन्टेक्ट में आएगा और इलेक्ट्रॉन लेके क्या होगा, एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन क्या होगा, गैस बन के उड़ने लगेगा, यानी कि H2 गैस रिलीज होगी। क्या बात समझ में आ गया यहाँ पे? ये कौन से शो करने वाले हैं, ये वाला प्रोसेस। अच्छा, कॉपर का यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है, कॉपर का कुछ होगा कुछ भी नहीं, ये तो बस एक कैरियर की तरह या पोटेंशियल बिल्डअप करवा दिया है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनों को यहाँ से एब्जॉर्ब कर ले रहा है और हाइड्रोजन को दे दे रहा है, सप्लाई कर रहा है। ना तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ना ही इसका रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन हो रहा है H+ का, इसकी वजह से हाइड्रोजन गैस निकल रही है आपकी, रिडक्शन हो रहा है H+ का जिसकी वजह से हाइड्रोजन गैस निकल रही है, और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, फेरस का, जिसकी वजह से Fe2+ क्या हो रहा है, एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस तरह से आपका ये जो मेटल है ये बर्बाद हो रहा होगा, यहाँ से एटम टूट टूट के निकल रहे हैं ना, तो क्या होगा, होल हो जाएगा यहाँ पे, ये कुछ भी हो सकता है। तो ये जब कपलिंग करते हैं दो अलग अलग मटेरियल की पाइप को, तब इस तरह की रस्टिंग देखा जाता है। वो तभी होता है, मतलब हाइड्रोजन इवॉल्व तभी होता है जब यहाँ पे एसिडिक सोल्यूशन इसके अंदर से फ्लो कर रहा हो, भले ही थोड़ा सा वो वीक हो। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका पूरी तरह से कंप्लीट होता है, ठीक है। नोट्स तैयार हो गए होंगे आप लोगों के। अब न्यूमेरिकल जितने भी बचे हैं उसके आप एक तरफ से अटैम्प्ट कर लो, सब के सब न्यूमेरिकल अटैम्प्ट कर लो। मैं इसका न्यूमेरिकल भी डिस्कस करवा देता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे लिए बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से हमेशा ही इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो बहुत अच्छे से करो इसे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज का डिस्कशन कर देता हूँ, और फिर आप लोग तैयार हो जाओ टेस्ट के लिए, शुरू ये सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए।